पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट राउंड को तो बुइया ने बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया और सेकंड राउंड में अर्ब को पकड़ना था और जो अर्ब को पकड़ेगा वही फाइनल में विनर निकलेगा इस कंपटीशन का, जिस वजह से अब सारे लोग इस फाइट में आ चुके थे। सभी को एक दूसरे के साथ फाइट कर अर्ब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बुइया सबसे आगे निकल रहा था तो सभी ने टीम बना लिया कि वो बुइया को हरा सके। पर फिर भी बुइया ने अपनी हिम्मत और पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट के दौरान ब्रेक थ्रू करते हुए और सभी को हरा देता है। और सभी को हराने के बाद फाइनली वो ये कंपटीशन फर्स्ट रैंक से जीत चुका था, जिस वजह से उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन खुशी में शामिल होने के लिए उसके अंकल जिंदा नहीं बचे थे, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सीतू जो था वो अपने भाई कांग और उस लड़की से कह रहा था, देखते जाओ अब किसी भी टाइम पे बुइया यहाँ पे आता ही होगा। एक बहुत ही बढ़िया कमाल का शो हमें देखने के लिए मिलने वाला है, बिल्कुल अच्छी फीलिंग आएगी। तो ऐसे कमाल के शो को अगर दारू के साथ एंजॉय किया जाए तो और भी बढ़िया होगा। वो उस लड़की से कहता है, जाओ और अच्छी वाली शराब ढेर सारी लेकर के आओ। इस पे वो लड़की कहती है, ठीक है मैं शराब तो लेके आऊंगी, लेकिन मेरे शराब लाने से पहले तुम बुइया को जान से मत मार देना, उसे मरते हुए मुझे भी देखना है। ये तभी उसके घर के बाहर बुइया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीतू तू कहाँ छुप के बैठा है, अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो मेरे सामने आना। तो सीतू कांग से कहता है, देखो आ गया मेन कैरेक्टर, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे और देखो ये आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। तो वहीं बुइया सीतू के घर के बाहर आ चुका था और वहाँ पे खड़े जितने भी डिसाइपल थे वो सब लोग बुइया को देखकर कहते हैं, लगता है ये अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ये तो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल 6 पे ही है, लेकिन सीतू तो लेवल 7 पे है। तो सीतू इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है। तो क्या पता आज के दिन ये बुइया यहाँ पे मारा ही जाए। कि तभी वहाँ पे सीतू आता है, जो कि बुइया से कह रहा था, मुझे तो आज पता चला है आज ना किसी ने कंपटीशन जीता है। तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही कंपटीशन जीते हो, तभी तो तुमने सेक्ट के अंदर एंट्री ली है, वरना कहाँ किसी नौकर को यहाँ पे बुलाया जाता। और अगर तुम अपना कंपटीशन जीत चुके हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ना अपने अंकल के साथ और उनके साथ एंजॉय करो और पार्टी मनाओ उनके साथ कि तुमने कंपटीशन को जीता है। ओ अच्छा अब समझ में आया, तुम्हारे तो अंकल ही अब नहीं रहे। इतनी अफसोस की बात है कि वो बूढ़ा अंकल तुम्हारा मर गया। और लगता है कि मैंने उसे देखा था कि जब तुम कंपटीशन जीतने वाले थे ना तो वो बेचारा पहले ही भागा भागा गया तुम्हारे लिए अच्छी वाली शराब तैयार करने के। इसका शायद उसने तुमसे वादा भी किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो बेचारा शराब पी तक नहीं पाएगा और मैंने उसका खेल घर के अंदर ही खत्म कर दिया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि किसी को तड़पा तड़पा के मारूं। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे अंकल को मारा, मैंने सीधा अपनी स्वर्ण ली और तुम्हारे अंकल के दिल में घुसाकर आर पार कर दिया। बस एक ही अटैक किया था, उससे ज्यादा अटैक नहीं किया था मैंने। तो तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। क्या तुम यहाँ पे मेरा एहसान मानने के लिए आए हो? और उसकी बातें सुन सुनकर बुइया का जो दिमाग था वो एकदम ज्यादा गर्म हो जाता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसकी कोई हद ही नहीं थी और उसका बस चले तो एक एक करके वो सबको एक साथ काट दे। तो फिर सीतू कहता है, अरे अरे देखो इस बच्चे को, इसको तो गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हें गुस्सा उतारने के लिए कोई चीज चाहिए क्या? तो फिर तुम शांत क्यों खड़े हो? देखो तुम्हारे पास कितने लोग हैं, जाओ 2-4 को मारकर अपना गुस्सा शांत कर लो, मैंने थोड़ी ना रोका है तुमको। इसके बाद वो अपने साथियों को भेज देता है बुइया के ऊपर हमला करने के लिए। तो उसके सारे के सारे साथी बुइया के ऊपर जैसे अटैक करने के लिए आ रहे थे, पहले साथी को तो बुइया ऐसा मारता है कि एक ही बार में वो बंदा मर चुका था। बंदे के मरते ही सीतू यहाँ पर आकर कहने लग जाता है, बस सब हो गया। तो तुमने सेक्ट के बंदे की जान ली है ना, तो रूल में यही कहा था जो ऐसा करेगा उसकी भी जान ले ली जाएगी। अब मैं बेफिक्र तुझे मार सकता हूँ और कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर। और सारे के सारे लोग एक के बाद एक करते हुए बुइया के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुइया तो सीतू के साथियों को एक ही सेकंड में वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। इस वजह से अब सीतू आ चुका था बुइया से फाइट करने के लिए। फिर सीतू को जो सबसे खास टेक्निक थी वो थी आइस पावर। वो उसकी मदद से बुइया के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन बुइया उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन तभी सीतू ने अपने एक आइस क्रिस्टल बनाते हुए अपने चारों तरफ घेरा बना लिया था, जिसके अंदर बुइया फंस चुका होता है। और अगर वो जरा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पत्थर उसको चुभ कर उसकी जान ले लेंगे। तो फिर सीतू कहता,
अरे वाह, तू इस अटैक से बच गया, ये तो बहुत अच्छी बात। अब खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तेरे अंकल को मारने में ना उतना मजा नहीं आया, वो तो बस एक ही अटैक में मर गए। और अगर तू भी मेरे एक ही अटैक में मर जाता, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया प्लानिंग जो बना के रखी थी, तो फिर इसका फायदा क्या होता। मैं तो जी भर के तुझे तड़पा भी नहीं पाता। तो अब तू तैयार हो जा मेरे कुछ और अटैक खाने के लिए, क्योंकि इतने से तो मेरा भी मन नहीं भरा है। अभी मैं और तुझे मारूंगा। और ये सुनकर भुइया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे भुइया अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे जितना भी आइस वाला अटैक था वो सभी का सभी डिस्ट्रॉय हो चुका था। और भुइया अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करते हुए उसको टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट मास्टर ने दिया था स्टिक वाला, उसकी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। उस वजह से उसने ऐसा ब्रूटल और ऐसा खतरनाक अटैक सीतू के ऊपर किया था कि सीतू की हालत खराब हो जाती है, उसका एक हाथ फट के सीधा बाहर हो जाता है। और ये देखकर सीतू एकदम घबरा जाता है और अब उसको डर लगने लग गया था कि शायद मैंने भुइया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। वो कहने लगता है, बड़े भाई कहाँ छुप के बैठे, बाहर आओ ना और मुझे बचाओ, ये भुइया पागल हो गया, अब तो ये मेरी जान ही ले लेगा। और भुइया जैसे सीतू की जान लेने वाला था कि तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई कांग पहुँच जाता है, जो कि अपने अटैक को करते हुए भुइया को यहाँ पे रोक लेता है। और कांग जो था वो असल में बॉडी टेम्परिंग लेवल के एक लेवल पे था, सीतू से एक लेवल आगे। और कांग यहाँ पे आने के बाद भुइया से कहता है कि तुमने यहाँ पे कितने सारे डिसेबल को जान से मार दी, और ऊपर से मेरे छोटे भाई को ऐसा मारा है कि उसका हाथ ही कट गया और वो कितना ज्यादा घायल। ये करके ना तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेट के रूल के बारे में मुझे नहीं पता, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद वो अपनी बड़ी वाली स्वर्ड को बाहर निकालते हुए भुइया के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। भुइया तो अपने स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर भुइया कहता है, तू यहाँ पे अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया, तेरे से बढ़कर ना मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अंकल के लिए आज ही फैसला हो जाएगा कि अच्छाई की जीत होती है या फिर बुराई की, क्योंकि मैं तो अपना इंसाफ अपने हाथों से लेना पसंद करूंगा। वो यहाँ पे बहुत मारता उस कांग को, लेकिन कांग भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी अटैक की मदद से भुइया को मारे जा रहा था। उसके पास भी आइस टेक्निक थी और उसके पास जो आइस टेक्निक थी वो सीतू से भी कहीं ज्यादा एडवांस लेवल की थी, तो वो यहाँ पे अच्छी तरह से टक्कर दे पा रहा था भुइया को, और वो उसके ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक करते जा रहा था। तो फिर पीछे से सीतू अपने भाई कांग से कहता है, देखो भाई इसको इतनी बुरी तरीके से मारना कि इसकी हालत खराब हो जाए, लेकिन जब तुम आखिरी अटैक करने जाओगे ना, जब इसकी जान चली जाए तो मुझे बुला लेना, क्योंकि वो अटैक मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर, और इसकी जान जाएगी तो बस मेरे हाथों से जाएगी, क्योंकि इसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। फिर भुइया एकदम ज्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर वो अपने ऑरा को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे अपनी पूरी बॉडी का ऑरा एक उंगली में समाते हुए हल्का सा अटैक क्या करता कि जो कांग था वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह गए थे, ये भुइया ने कैसे करके दिखाया अपने पूरी बॉडी का ऑरा वो भी उंगली में ट्रांसफर करना, ये मामूली काम नहीं, ये तो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर ले रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो ये तो आगे चल के कहां से कहां चला जाए। तो फिर सीतू कांग से कहता है, बड़े भाई कुछ भी करो लेकिन इस भुइया को जिंदा मत छोड़ना, और अगर आज ये जिंदा बच गया ना तो ये हमारी जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन अब भुइया तो भड़क चुका था और वो कांग को बहुत ही मारना शुरू कर देता, लेकिन कांग अपने सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता, जिस वजह से एक आइस फॉर्मेशन बन चुका था और उस फॉर्मेशन के अंदर भुइया पूरी तरह से कैद हो जाता है और उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो फिर कांग कह रहा था, अब तू कुछ भी क्यों ना कर ले, तू मेरे इस अटैक से नहीं बचने वाला है, क्योंकि आज तक कोई भी इस अटैक से बचा ही नहीं है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जितना भी उसने फॉर्मेशन बनाया था वो उस फॉर्मेशन में से अटैक निकालकर वो भुइया के ऊपर करने वाला होता। तो फिर भुइया समझ चुका था कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इस अटैक से बचने के लिए, वरना ये अटैक मेरी जान ही ले लेगा। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे आने के बाद अपनी यन और यंग एनर्जी को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे यहाँ पे मर्ज हो रही थी वैसे वैसे वहाँ पे एक ड्रैगन का रूप बनता जा रहा, मानो कि यहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिट तैयार हो रही हो और वो भी यंग और यंग एनर्जी से बनी हुई हो, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। और भुइया जैसे ही अपनी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जमीन पे अपनी स्टिक को पटकता है कि तभी वहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है। वो क्या ही कमाल की ड्रैगन स्पिरिट लग रही थी, जो कि प्योर और यंग एनर्जी से बनी हुई थी। सभी लोग देख कर एकदम तंग रह जाते कि भुइया ने तो ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया, आखिरकार ये इसके पास आया तो आया कैसे। कांग भी ये देख के हैरान रह चुका था, तो अब वो समझ जाता है
मामूली अटैक भुइया का कुछ भी नहीं कर सकता। ये भुइया जितना दिखता है उतना कमजोर है नहीं। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपने अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है और बहुत ही पावरफुल और खतरनाक अटैक कर दिया था उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं होता। ड्रैगन स्पिरिट अपने मुंह से दबाते हुए उस स्लैश अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जो कांग की हालत थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अकेले भुइया ने सीतू की वाट लगा और कांग की भी वाट लगा दी। कांग की हालत ऐसी खराब हुई थी कि वहाँ पे वो अपना दम ही तोड़ देता है। उसने तो कांग को जान से ही मार दी। तभी वहाँ पे वो लड़की पहुँच जाती जो कि शराब लाने गई। उसको लग रहा था कि यहाँ पे भुइया उसको मरा हुआ दिखाई दे, लेकिन उसको क्या पता कि उसको कांग ही मरा हुआ दिखाई दे। वो एकदम पागल हो जाती। अरे कांग तुम्हें क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? ये सी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? तुम मुझे सेक्ट में लेकर आए थे ना जहाँ पर रखने के लिए, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें क्या हुआ? होश में आओ ना। लेकिन कांग तो मर चुका था, वो होश में आएगा कैसे? फिर सभी के ऊपर एकदम सन्नाटा छा चुका था और सभी लोग हैरान रह गए भुइया को देखकर कि भुइया ने एक क्या कर दिया। उसने इस सेक्ट के एक पावरफुल बंदे की जान ले ली, वो भी कम लेवल पे होने के बाद। तो फिर सीतू समझ चुका था कि उसका भी अंत करीब है, उसको भुइया छोड़ेगा नहीं। वो तो एकदम डर जाता है। तो फिर भुइया जो था वो सीतू से कहता, मेरे अंकल हमेशा क्या कहा करते, वो कहते थे कि इमोर्टल इंसान कभी भी इमोर्टल इंसान के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इमोर्टल लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है पता है, मेरे अंकल का कहना गलत है। जब मोर्टल इंसान अपने पे आता है ना, वो इमोर्टल को उसकी औकात दिखा सकता है। इंसान का ईगो और इंसान का गुस्सा सबसे खतरनाक चीज है। और जब वो दिमाग पे चढ़ता है ना, तब वो देखता नहीं कि सामने कौन है। जो हाल तेरे भाई का हुआ वही हाल तेरा होगा। मैं अपने अंकल को इंसाफ दिला के रहूंगा और ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि वैसा करने के बारे में कोई लाख बार सोचे। सीतू यहाँ पे भुइया से रिक्वेस्ट कर रहा था, तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरी जान बख्श दे। तूने मेरे भाई को भी मार दिया, अपने भाई का बदला भी तुझसे नहीं लूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि तेरे अंकल को मारने की सजा मुझे मिल गई, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भुइया नहीं सुन, वो अपनी स्टिक से ऐसा घसीट के मारता है कि उसी जगह पे सीतू भी अपना दम तोड़ देता और दोनों भाइयों को भुइया ने अकेले ही जान से मार दिया। और दोनों भाइयों के मरने की खबर जैसे ही तीसरे भाई को लगती है, वो अपना वाला सेक्ट छोड़ के भाग आता, क्योंकि ये जो बड़ा वाला भाई है ये दूसरी जगह पे रहता है जहाँ पे ज्यादातर पावरफुल लोग रहते हैं, क्योंकि ये अपने मास्टर का चहेता और इसकी जो पावर है वो दोनों भाइयों के डबल से भी ज्यादा है। वो जैसे अपने भाइयों को मरा हुआ देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार मेरे भाई कैसे मर गए, जिसका नाम था मिनलांग। मिनलांग यहाँ पे आने के बाद भुइया से कहता है, तुमने ना मेरे दो भाइयों को मार दिया, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? क्या कभी तूने मेरे बारे में जाना है? तू तो पहली बार इस सेक्ट में कदम रखा है और इस सेक्ट में जिससे भी पूछेगा ना, वो मेरा नाम डर डर के बताएगा तुझे, और तूने ऐसे इंसान से पंगा लिया। वो भुइया को एक ही अटैक में मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, लेकिन भुइया भी यहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं हारा था। वो उसके अटैक से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि तभी उसी बीच में वो लड़की भी कूद जाती जो कि कांग की बंदी। वो यहाँ पे भुइया से बदला लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो अटैक यहाँ पे हो पाता कि उससे पहले वहाँ बीच में याली आ जाती। वो यहाँ पे आने के बाद सारे लोगों से कहती, अगर किसी ने भुइया के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और भुइया मेरे पीक को आज ज्वाइन कर चुका है और अब यह मेरा जूनियर डिसाइपल, तो इसके ऊपर आंख उठाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो फिर मिनलोंग कहता है, जानली तू मुझे गुस्सा मत दिला और तू मेरे रास्ते से साइड हो जाना। मैं भुइया को जान से मारे बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना, मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर जानली कहती, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही बुला लिया सेक्ट लीडर को और वो ही यहाँ पे आकर इंसाफ दिलाएंगे। कि देखते ही देखते वहाँ पे सेक्ट लीडर आकर पहुँच चुके थे और फिर मिनलोंग सेक्ट लीडर से सारी शिकायत बताना शुरू कर देता कि किस तरह से भुइया ने मेरे दोनों भाइयों को जान से मारा। लेकिन सेक्ट लीडर तो उसको ही चिल्लाना शुरू कर देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सेक्ट छोड़कर यहाँ पे आने की, और यहाँ पे जो भी हुआ है ना तेरे भाइयों के साथ उसमें उन्हीं की गलती थी और उनको ये सजा भुइया दे या फिर कोई और दे। और हमारा सेक्ट जो है ना वो अच्छाई के रास्ते पे चलता है और इस सेक्ट के हर एक मेंबर की अगर स्वर्ड उठती है ना तो वो अच्छाई के लिए उठती, ना कि बुराई के लिए। और तेरे भाई ने इस भुइया के अंकल की जान ली थी और वो भी अपने स्वर्ड की मदद। उसने ना इस सेक्ट के स्वर्ड का नाम खराब किया और उसका सर शर्म से झुका दी। तो तुझे क्या लगता है तेरे भाइयों को मैं छोड़ देता? मैं भी यही हाल करता तेरे भाइयों को, इसलिए दफा हो जाए। जहाँ पे तेरा सेक्ट है ना वहीं पर जाकर रह और तुझे इस पीक में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो सेक्ट लीडर से वो भुइया से कहते हैं, देखो भुइया तुमने यहाँ पे दोनों भाइयों को मारा और जो इन दोनों के साथी थे वैसे भी 3 लोगों को मारा, टोटल 5 लोगों की जान ली वो तो ठीक किया, लेकिन जो तुमने तरीका अपनाया है ना वो बिल्कुल ट्रूथलेस वाला है। बड़ी बेरहमी से तुमने इन लोगों को मारा, तो मुझे तुम्हें रूल के हिसाब से 1 साल की सजा देनी
पड़ेगी, तुम 1 साल काल कोठरी में रह लेना, उसके बाद तुम पूरी तरीके से आजाद हो, फिर तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये सुनकर भुइया भी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो कहता है सजा लेने से पहले मुझे बस एक बार अपने अंकल की कब्र पर जाना है, उनका अभी अभी देहांत हुआ है, तो उनके लिए प्रार्थना करनी। तो सेक्ट लीडर इसकी परमिशन दे देते। फिर उसके बाद भुइया जो था वो अपने अंकल के कब्र के पास आता है और वही खास वाली शराब लेके आया हुआ था जिसे पीने की इच्छा अंकल को भुइया के साथ थी जब वो कंपटीशन जीत जाए। लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से भुइया बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल जब आप मुझे इस सेक्ट में लेकर आए थे ना, तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत ना बचे, तो तुम मेरा ख्याल रखो। अंकल आप मुझे अभी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो आपका ख्याल भी रखना था, आपकी देखभाल करनी थी, पर आपने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया, और जो आपने किया मेरे लिए उसका एहसान मैं आज तक नहीं चुका पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए, मैं कितना बदनसीब हूँ। लेकिन देख लेना, जैसा मेरा सपना था कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनूं और लोगों को इंसाफ दिलाऊं और मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, देख लीजिएगा मैं वैसा इंसान बन के दिखाऊंगा, और अब जहाँ पे भी होंगे आपको प्राउड फील होगा। और फिर उसके अंकल की स्पिरिट वहाँ पर आती, जो यहाँ पे भुइया को आशीर्वाद देने की कोशिश कर रही थी। तुम जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी सफर में जाओगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी, तुम हमेशा कामयाब रहोगे। तो इस चीज से भुइया का दिल भर आया कि मेरे अंकल इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तभी भुइया जो था वहीं पर एक पेड़ था, उसके ऊपर बैठा एक छोटा और प्यारा सा बंदर दिखाई देता, जो कि मस्त शराब पी रहा, और वो भी भुइया से चुरा। और इस चीज को देख भुइया को उसके अंकल की याद आने लगती है कि उसके अंकल कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन क्यों ना, शराब पीना कभी नहीं भूलते थे, उनको शराब चाहिए ही होती थी। तो इसी तरह का ये बंदर है। तो फिर भुइया उस बंदर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, आज से ना तुम मेरे साथ रहोगे, और मैं तुम्हें जब भी देखूंगा ना, तो मुझे मेरे अंकल की याद आएगी। तो तुम रहना चाहोगे ना मेरे साथ? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। और ये सुनकर वो बंदर बहुत ही ज्यादा खुश होकर उछलने लगता है, क्योंकि उसे भुइया का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए भुइया उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, और वो दोनों वहाँ से उस सजा को काटने के लिए जा चुके थे जो कि सेक्ट लीडर ने भुइया को दिया था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो भुइया था वो अंकल सून की मौत की वजह से काफी ज्यादा भड़क चुका था, और वो ठान लेता है जिसने भी मेरे अंकल के साथ ऐसा किया मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। और वो सीधा जा चुका था सीतू से फाइट करने के लिए। सीतू और उसके बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन भुइया उसे बहुत मारता है, और सीतू का बड़ा भाई काम यहाँ पे पहुँच चुका था ताकि वो भुइया के साथ फाइट कर सके। लेकिन भुइया तो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पावर की मदद से वो सबसे पहले कांग की जान लेता है। उसने उसको जान से ही मार दिया था। उसके बाद बारी थी सीतू को मारने की, और सीतू उसके सामने गिड़गिड़ाता भी है, लेकिन भुइया उसकी नहीं सुनता, और वो अपने अंकल की मौत का बदला लेने के लिए सीतू की जान ले चुका था। तो इसी चीज से जो उन दोनों का बड़ा भाई था मिन लोंगो काफी ज्यादा भड़क चुका था, और वो कहता है कि मैं अभी इस भुइया को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे कांग जो था उसके कब्र का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई थी जो कि उसको पसंद करती है, और उसने अपना हुलिया बदल लिया था, और उस लड़की का नाम था सियाओ। वो यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आई हुई थी कांग के लिए उसके कब्र के ऊपर, कि तभी वहाँ पे मिन लोंग आ जाता है, जो कि सियाओ से कहता है, तुम्हें पता है ना कल की जो 1 साल की पनिशमेंट एल्डर ने भुइया को दी थी ना, वो खत्म होने वाली है, और कल के दिन वो काल कोठरी से बाहर निकल कर आ जाए, और इस दिन का मैंने पूरे 1 साल तक इंतजार किया, और जिस दिन वो बाहर निकल कर आएगा ना, मैं उसी दिन उसकी जान ले लूंगा। देखो मेरे मास्टर ने मुझे गोल्डन फ्लेम तालिस्मान भी दिया है, और यह ऐसा तालिस्मान है कि अगर इसकी मदद से किसी के ऊपर अटैक करोगी ना, तो इसके अंदर से जो फ्लेम निकलेगी ना, वो बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल का अगर कोई बंदा है ना, तो उसकी भी जान लेने के लायक है। तो ये तालिस्मान मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारी मुलाकात कभी भी भुइया से हो ना, तो इससे उसके ऊपर अटैक कर देना, और वो इस अटैक से जरूर मारा जाएगा। एक बार बस तालिस्मान का अटैक उसको लग जाए, फिर उसको राख में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कल के दिन अगर तुम भुइया की जान ले लेती हो, तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा यहाँ से बाहर जाने का। इसके बाद तुम जहाँ पे भी जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, बस पहले तुम्हें भुइया की जान लेनी है। और ध्यान रखना कि कोई आगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आखिरी मौका है भुइया की जान लेने का, वरना ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर ये तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, उसके बाद मैं आऊँगा भुइया को जान से मारने के लिए, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिले। और सियाओ जो थी वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी
चुकी थी और वो अपना लुक कांग के कब्र को दिखाते हुए कहती, देखो मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, ये सारी सजावटें तुम्हारे लिए, लेकिन उस भुइया ने मुझे तुमसे अलग कर दिया और वो भी हमेशा के लिए, और इस चीज का बदला मैं उससे उसी तरह से लूंगी जिस तरह से उसने तुम्हें मुझसे अलग किया है। इसके बाद वो पूरी जगह पे आग लगा देती है कि अब इसी आग में भुइया भी जलने वाला है, और उसके बाद वो भुइया को मारने के लिए निकल चुकी थी। तो हम वहीं पे भुइया को देख, जो कि अपनी पूरी सजा पूरा करने के बाद काल कोठरी से बाहर निकल कर आया हुआ था, और बाहर आते ही सबसे पहले उसको उसका मंकी दिखाई देता है, और उसको देखकर भुइया कहता है, ऐसा लग रहा ना तुम ही दुनिया के वो एक इंसान बचे हो जिसको मेरा ख्याल है, और तुम मुझे देखने के लिए मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, तुम तो बहुत अच्छे हो। कि तभी वहाँ पर यानली भी आके पहुँच जाती है। वो यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेके आई हुई थी। वो भुइया को टेक्निक देते हुए कहती है, भुइया तुम इसे अपने पास रखो, यह टेक्निक ना मुझे मेरे मास्टर ने दी है और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मास्टर को तुम्हारी थोड़ी बहुत टेंशन है। तुम्हें पता है वो जो मिंग लोंग है उसने पूरे 1 साल तक कड़ी मेहनत की है, और 1 साल के अंदर उसने अपने कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक कर लिया है, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे है, और वो उसको अचीव करने के बाद ही आता है। वो पूरी तरीके से तैयार बैठा है तुम्हारी जान लेने के लिए, कि बस उसे एक मौका मिल जाए तुम्हारी जान लेने के लिए, और वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई हुई हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक भी दे रही हूँ। टाइम मिले तो इसको कल्टीवेट करना, और ये टेक्निक तुम्हारे काम आएगी मिंग लोंग से लड़ने में। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो भुइया उसे कहता है, रुक जाओ, मुझे ना अपने अंकल के कब्र पर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी? और अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ती हो ना तो मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। तो यानली कहती है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अंकल सून के कब्र पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं पर हम मैंग को देखते हैं, जिसको एक मोटू बंदा परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता है, यार अब मत तड़पाओ, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा तड़प चुका हूँ, मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा कुत्ता भी बनने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। और तुम्हें देख कर ना मेरे अंदर आग लग जाती, तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे शरीर से आने वाली खुशबू कितनी ज्यादा प्यारी है, परफ्यूम भी इसके सामने फेल है। और वो यहाँ पे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था मैंग के साथ। मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता, वो उसको कई बार इग्नोर करती और उसे भगाने की कोशिश करती, लेकिन मोटू तो भागने के लिए तैयार ही नहीं था। और वो मोटू उससे कहता है, मेरी जान, जब तुम गुस्सा करती हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगती हो, प्लीज मेरे साथ हो जाओ, मेरे पास बहुत सारी चीजें और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, तुम्हें रानी वाली जिंदगी दूंगी। शकल से तो बेवकूफ लग रहा है, और वो भी रानी वाली जिंदगी देने की बात कर रहा था। और मैंग यहाँ पे लकड़ी उठाकर बार बार उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मोटू एकदम जिद्दी था, वो तो हटने के लिए तैयार ही नहीं था। और वो कहता, बस एक बार तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो, उसके बाद मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा, बस एक बार मेरे साथ आ जाओ, बताओ ना कि तुम मेरे लिए करोगी कि नहीं करोगी, तुम मुझे कितना तड़पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर भुइया पहुँच जाता है। उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाती और कहती है, भुइया तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही और मुझे पता था कि तुम आओगे जरूर। बैंक के पास जो लकड़ी थी जिससे वो मोटू को भगा रही थी, वो लकड़ी सीधा का सीधा वो मंकी उठा लेता है। तो फिर बैंक उससे कहती है, अरे इतना प्यारा और टटखट बंदर तुम कहाँ से लेके आ गए, बड़ा ही शरारती है, मैंने इस लकड़ी को तो उस मोटू को भगाने के लिए रखा था, वहाँ पर कुछ और बंदे, वो लोग जैसे यहाँ पे भुइया को देखते वो लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये तो भुइया। अगर मिन लोंग को पता चला ना तो वो किसी टाइम इसकी जान लेने के लिए आता होगा। वो पूरे 1 साल तक पागल बना फिर रहा था और वो इंतजार कर रहा था कि कब भुइया बाहर निकल कर आएगा और वो उसकी जान लेगा। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन काफी भुइया के पास जिंदा रहने के लिए, और 2-3 दिनों के अंदर तो वो पक्का ही भुइया को जान से मार देगा। तो बंदा कहता है 2-3 दिन तो बहुत बड़ी बात, कुछ घंटे में ही देख तुम्हें भुइया की लाश कहीं न कहीं पड़ी मिलेगी। तो फिर मैं कहती, जुबान संभाल के बात कर, तुझे पता है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है, और अगर भुइया को गुस्सा है ना तो वो तुम दोनों को अभी मार डालेगा। तो भुइया से कहती, भुइया तुम चलो यहाँ से, इन घटिया और बेवकूफ लोगों के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से आगे चलकर बातें करते। और वो दो जैसे ही एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहाँ से आगे जाते, वो ये चीज देखता है तो उसके दिमाग में आग लग जाती है और वो कहता है, यहाँ मैं 6 महीने से पीछे पड़ा हूँ मैंग के, इसने तो अपनी उंगली भी टच करने नहीं दी, और जरा देखो तो इसके साथ कैसे चिपक के भाग रही, मैं नहीं छोड़ूंगा इस भुइया, मैंने अपनी 6 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी और ये बीच में आ गया और इसने आते साथ ही मुझसे मैंग को दूर कर दी। वो अपनी स्वर्ण निकालता है और धीरे धीरे करते भुइया की तरफ पड़ने लग चुका था ताकि वो यहाँ पे भुइया की जान ले सके। फिर इस चीज को देखकर मैंग जो होती है काफी ज्यादा भड़क जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे
से कि भुइया के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचने की, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो वहाँ पे मैंग से कह रहा था, अभी देखना कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, मैं कितनी बुरी तरीके से भुइया को हराऊंगा। जब तुम मुझे फाइट करते हुए देखोगी ना तो पक्का तुम मुझसे इम्प्रेस होने वाली हो, क्योंकि मैं हूँ ही इतना लाजवाब इंसान। मुझे देखते साथ ही सारे के सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वैसे तुम भी अब इम्प्रेस होने वाली हो, तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। और ये सुनकर भुइया को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपने पंच को एक्टिवेट करता है और वो एक सीधा घसीट के पंच मार देता है उस मोटू को। लेकिन मोटू ने तो वहाँ इस अटैक को आसानी से रोक लिया था। और जो वहाँ पे बंदे खड़े थे वो कहने लगते हैं, इस मोटू के पास ना बॉडी रिफाइनमेंट की 8 लेवल की टेक्निक है और उसी के साथ साथ इसके पास एक खास तरह की और भी टेक्निक है। अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो भुइया को यहाँ पे आसानी से हरा सकता है। मुझे नहीं लगती इससे भुइया का कोई भी कंपटीशन इस मोटू के, और भुइया इस मोटू से पक्का हार जाएगा। मोटू कई सारे अटैक भुइया के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन भुइया तो उसके घूंसे मार मार उसे वहाँ से उड़ाकर दूर फेंके जा रहा था। वो उससे कहता है, क्या मोटू हो गया क्या, या फिर कुछ और बाकी है तेरा? और अगर तेरा बाकी है तो आ जा और फिर से अटैक कर ले। तो फिर मोटू यहाँ धीरे धीरे दोबारा करते हुए खड़े होने की कोशिश करता है ताकि वो भुइया के साथ फाइट कर सके। लेकिन इस बार भुइया ने अपना स्टिक उठाकर उसे मार दिया, जिससे मोटू वहाँ से उड़कर दूर फेंका जाता। उसकी हालत तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और अब वो यहाँ पे अपनी हार मानते हुए भुइया से कहता है, देखिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं आपको कभी भी आंख उठा के नहीं देखूंगा और न ही मैं मैंग के आसपास कभी भटकूंगा। आज से वो मेरी दीदी, मैं उसको बहन की तरह मानूंगा। तो भुइया उससे कहता है, जो तूने आज किया है ना वो जिंदगी में कभी गलती से अगर तूने कभी दोहराया ना तो समझ लेना मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। तो फिर मोटू अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊँ लेकिन कभी भी दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में नहीं सोचूंगा। वैसे भी अगर मैं करूँगा तो आप मुझे मार दोगे। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो भुइया उससे कहता है, अरे मोटू, तू भाग कहाँ रहा है, रुकना, अभी और भी काम बाकी। जो तूने लड़ाई के दौरान इस घर को तोड़ा फोड़ा है उसको बनाएगा कौन? तो मोटू भाग कर जाता है और जितना भी उसकी और भुइया के साथ लड़ाई के दौरान आसपास के घर टूटे थे, मोटू और अपने साथियों को लेकर उस घर को बनाने के काम पे लग जाता है ताकि किसी और का भी नुकसान न। भुइया बहुत ही अच्छी तरीके से मोटू को सबक सिखा चुका था। वो मोटू को सबक सिखाने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है। मैंग तो यहाँ पे एकदम ही ज्यादा खुश हो चुकी थी भुइया की ऐसी पावर को देख, और वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती। भुइया तो काल कोठरी के अंदर था ना, क्या अंदर ही अंदर उसने कल्टीवेशन करना सीख लिया? आखिर ये कौन से लेवल पे पहुँच चुका है, इसकी पावर तो समझ ही नहीं आ रही। सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, जो कि उसने उस मोटू को इतने आसानी के साथ हरा दी। इसके बाद वो और मैंग वहाँ से चले जाते। तो भुइया वहाँ से सीधा का सीधा आता है अपने अंकल के कब्र के ऊपर। वहाँ पे आने के बाद वो मैंग के साथ बैठकर आराम से शराब पी रहा और वो अपने अंकल से कहता है, अंकल आपको पता है ये शराब ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की, इसको आप जितना चाहोगे ना उतना पियोगे ना तो भी आपको उतना नशा नहीं चढ़ेगा और आपका मन भर देगी। मैं ना आपके साथ बैठकर शराब पिया करता, वो कितना अच्छा टाइम था जब मैं और आप साथ में बैठ के शराब पिया करते थे। आज 1 साल बाद मैं आपकी कब्र पे आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल तक बह रहा। मैं आपकी आवाज ना सुनूं तो मेरा दिन ही नहीं जाता था, लेकिन जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था, उसने आपको मुझसे अलग कर दिया। मैं शायद जिंदगी भर के लिए आपकी आवाज के लिए तरसूंगा, आपके बगैर मेरा दिन बिल्कुल अधूरा सा लगता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपने लिए और अपने अंकल के लिए शराब निकालता है। वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर सिया पहुँच जाती, जो कि यहाँ पर अपना अटैक रेडी करके आई हुई थी। उसको यहाँ पे अच्छा मौका मिला था भुइया की जान लेने का, वो उसको मारने के लिए पहुँच चुकी। भुइया वहाँ पे तुरंत ही उसके अटैक से बच जाता है। वो अटैक उसको लगा ही नहीं, वरना भुइया तो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता, वो भी अनजाने में। भुइया जैसे सिया को देखता है तो उससे कहता है, अरे तुम यहाँ पे आई हो, मुझे तो लगा था कि मिनलोंग आएगा मेरा स्वागत करने के लिए, और वैसे भी मेरे चर्चे हर जगह पे फैल चुके हैं और आज मैं काल कोठरी से बाहर आया हूँ। क्या हुआ, डर गया क्या वो मेरा नाम सुन? तो फिर सियांग कहती, बंद करो अपनी बकवास, मैं यहाँ पे सबसे पहले आई हूँ तो तुम मुझसे ही लड़के दिखा, मैं ही यहाँ पर तेरी जान लूंगी और तू मरेगा तो बहुत ही ज्यादा बुरी मौत बनने वाला है। तुम्हें मैं मार करना अपने प्यारे से काम को अंजाम दूंगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भुइया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी, लेकिन भुइया भी सबसे पहले अपने भाले को निकालता, जो कि उसकी स्टिक। वो और मैंग दोनों मिल यहाँ पे सियाओ के साथ फाइट करते। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही होती। वो दोनों मिलकर सियाओ के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे थे और वो अपने स्टिक का इस्तेमाल कर रहा और कहता है, मैंने काल कोठरी के अंदर कई सारी टेक्निक सीख ली, लगता है आज बढ़िया मौका मिला सारी की सारी टेक्निक को दिखाने। वो भी सिया
सियाओ के ऊपर, जरा मैं भी तो देखूं कैसे मुकाबला कर पाती। वो एक खास टेक्निक अपने स्टिक की मदद से बाहर निकालता है। वो उस टेक्निक का अटैक सीधा कर चुका है उसी सियाओ के ऊपर। सियाओ भी इस अटैक को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती ताकि वो भुइया के इस अटैक को रोक सके। वो जैसे यहाँ पे अपना अटैक करती है कि दोनों का अटैक आपस में टकरा चुका, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर धमाके की वजह से दोनों के अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। न तो भुइया का अटैक सियाओ पे लगा, न ही सियाओ का अटैक भुइया को लगा। लेकिन फिर भी ये दोनों शांत बैठने वालों में से नहीं थे और वो फिर से वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। ये जो मीलोंग थी वो यहाँ पर भुइया से कह रही, भुइया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जरा इस लड़की पे अटैक तो करो, क्योंकि इसका अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तुम्हारे पर जो अटैक लग रहा है ना उसका अटैक मेरे तक आ रहा है। मैं इस अटैक को नहीं झेलने वाली, तो खत्म कर दो इस लड़की। ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है। उसको पता चलता है सियाओ का जो लेवल वो असल बॉडी रिफाइनिंग 10th लेवल पे मौजूद है। वो उससे कह तुम तो अच्छी खासी कल्टीवेटर, तुम्हारे से तो वो कमी लेवल पे था वो काम, फिर तुम उसकी गुलाम क्यों हो, उसके लिए इतना मरती क्यों। सियाओ कहता आज से लगभग 18 साल पहले मेरी जान जाने वाली और उसने ही मेरी जान को बचाया और मेरी जो जिंदगी है ना उसकी गुलाम है, तो उसकी मरने के बाद मैं उसका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। और अब मुझे उसके लिए मरना पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हारी जान ले। उसके बाद वो यहाँ पर एक खतरनाक अटैक रेडी कर चुकी थी भुइया के ऊपर करने के लिए, और भुइया यहाँ पर अपने स्टिक को रेडी कर अपने स्टिक की मदद से वो एक खींच के अटैक क्या मारता है उस सियाओ के ऊपर कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके फेंका चुकी थी और पूरा धमाका हो गया था भुइया के एक ही स्टिक के अटैक की वजह से। तो भुइया सियाओ से कहता देखो तुम लड़की और अभी मुसीबत से मारी हुई हो, इसीलिए मैं तुम्हें चिंता छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ और मिंगलोंग से जाके कह दे जब भी वो मुझसे फाइट करना चाहता है तो मेरे पास आ जाए, मैं उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। वो जहाँ पे कहेगा मैं वहाँ पे उसको घुस के मारूंगा। लेकिन तभी उसका फायदा उठाते जो सियाओ थी वो उसको गोल्डन फ्लेम का तालिस्मान का इस्तेमाल करती और उसकी वजह से अटैक कर चुकी थी भुइया के ऊपर। और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक कि भुइया के पूरे शरीर के अंदर आग लग जाती और पूरी तरीके से आग से गिर चुका। बैंक जब ये देखती है तो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई, भुइया ने तो तेरी जान बख्श दी थी लेकिन तूने उस मौके का फायदा उठाया और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है सीधा सियाओ के ऊपर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सियाओ बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी, वो सीधा का सीधा मैंग को भी भुइया की तरफ भेज देती है। इस वजह से दोनों आग के चपेटे में आ चुके थे। वो आग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जो कि उन दोनों को आग में जला रही थी। और जो सियाओ थी वो यहाँ भी नहीं रुकती और वो भी अटैक रेडी करती और वो भुइया के ऊपर करने वाली थी। तो भुइया ये देख के घबरा जाता कि आखिरकार ये किस तरह की फायर है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ लेकिन ये तो हट ही नहीं रही, लगता है मैं बुरी तरह से यहाँ पे फंस गया, ये पागल लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। तो फिर मिंगलोंग भुइया से कहती भुइया अकल ठिकाने पर है या फिर नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इस अटैक को अगर तुम ज्यादा झेलोगे तो ये जो तुम्हारी फायर पावर मुझे यहाँ पर जला देगी और तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आग लग जाएगी। तो अपनी यंग पावर का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से फायर को डिस्ट्रॉय करो। और छोटी छोटी चीजें मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या। और ये सुनकर भुइया कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। तो फिर भुइया अपने जीन और यंग एनर्जी का इस्तेमाल कर, और जब भी वो जीन और यंग एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो उसके पास एक फायर ड्रैगन आ जाता है। तो जितने भी वो यंग एनर्जी का इस्तेमाल करता है उससे आया हुआ वो फायर ड्रैगन जितनी भी फायर लगी थी भुइया और मैंग के ऊपर सबको समेट जाता है। और समेटने के बाद वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन आ चुका था जो कि पूरी तरीके से फायर से बना हुआ था। वो आके खड़ा हो जाता है भुइया के पीछे। क्या ही कमाल का सीन लग रहा है। वो ड्रैगन को एक्टिवेट करते हुए इतना भयंकर वाला अटैक उस सियाओ को मारता है कि सियाओ की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो तो यहाँ पे खड़े होने की लायक भी नहीं बची थी। और ऐसा लग रहा था कि उसका अंत यहाँ पे करीब आ चुका है। बैंक दूर खड़ी होकर भुइया को अटैक करते हुए देखती है तो उसकी पावर देखकर वो समझ चुकी भुइया ना पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उसके कल्टीवेशन लेवल का हिसाब भी लगाऊं तो अपनी बॉडी 8th लेवल पे हो और 2 लेवल के बाद कंडेंसेशन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। आखिर इतने जल्दी 1 साल के अंदर भुइया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बैंक तो एकदम हैरान रहती है। जब सब देख भुइया जैसे सियाओ को वहाँ पे ऑफर देता है देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, तो इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो इसके
इसके बाद मैं सच बता रहा, अगला मौका नहीं मिलेगा तुम्हें जिंदा रहने के लिए। लेकिन सियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। भुइया जैसे ही वहाँ से जाने वाला था कि सियाओ फिर से वहाँ पे एक अटैक रेडी करती। वो वहाँ पे कैसे भी करके भुइया को मार ही डालेगी, चाहे वो उसको मारेगी या खुद ही मर जाएगी, ताकि उन दोनों का मिलन हो सके, इस दुनिया के अंदर नहीं तो उस दुनिया के अंदर। भुइया इस चीज को देखकर काफी ज्यादा भड़क चुका था कि इसको इतना मौका दिया, लेकिन ये तो मौका लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अब और इसको मौका नहीं दूं। माफ करना सियाओ, मुझे तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी। फिर भुइया अपने स्टिक को रेडी करने लगा ताकि वो यहाँ पे अटैक कर सके उस सियाओ के ऊपर। जैसे सियाओ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, भुइया जो होता है वो अपने स्टिक को सामने करता है, उसकी स्टिक तो सीधा फाड़ देती है सियाओ के पेट, जिसके बाद सियाओ खून की उल्टियाँ करते हुए यहाँ पे नहीं रुक रही थी। सियाओ की हालत तो बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो यहाँ पे सीतू से कह रही होती, लगता है ना मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे आत्मा को तो शांति नहीं दिला पाई, लेकिन लगता है कि हम दोनों का वापस से मिलन होने वाला है। जितने दिन जिंदगी थी बहुत ही हसीन थी जो तुमने मुझे दी थी। वो यहाँ पर एक फूल बनते हुए गायब होने लग गई थी और वो जो फूल वो सीधा का सीधा जाके गिरता उसी कांग के कब्र के ऊपर। ये बहुत ही इमोशनल सीन था जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिंग लॉन्ग था और सियाओ दोनों मिलकर प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि वो किस तरह से भुइया की जान लेंगे। सियाओ हद से ज्यादा भड़की हुई थी, जो काम को भुइया ने मारा है ना, मैं उसको उसी तरह से मार दूंगी। और जैसे उसको मौका मिलता कि भुइया अपने अंकल के कब्र पे बैठा था और उनसे बातें कर रहा था, तभी वो वहाँ पे पहुँच जाती भुइया की जान लेने के। इस वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। भुइया यहाँ पे सियाओ को बहुत मारता है, लेकिन वो उसको लड़की समझ के ऑफर भी दे देता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन सियाओ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कैसे भी करके अपना बदला लेना चाह रही थी और भुइया को मारना चाह रही थी और भुइया भड़कते हुए उसको बहुत मारता है। वो उसको इतना मारता है कि ऐसा लग रहा था कि सियाओ की अब जान जा चुकी है। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बैंक जो थी उसी बंदर के साथ खेल रही होती है। जब वो दोनों यहाँ पे आपस में खेल रहे थे तभी जो भुइया होता है वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसके अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकल कर आता है और ऐसा लग रहा था कि मानो उसने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। भुइया यहाँ पे खुद में कहने लगता है, यार मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन ब्रेक थ्रू हो नहीं पाया, बस थोड़ा सा स्टेप रह गया और अगर वो हो जाता तो मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे पहुँच जाता। और ये ब्रेक थ्रू आखिर क्यों नहीं हुआ? मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है, न जाने कब मिंग लॉन्ग पहुँच जाएगा मेरी जान लेने के लिए। तो फिर बैंक जो थी वो यहाँ पे भुइया से कहने लग जाती है, भुइया तुम पागल तो नहीं हो गए, थोड़ा सा आराम तो कर लो, तुम्हें 1 साल तक काल कोठरी में रखा गया था, तुमने वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेशन की, पर आज जब बाहर निकल के आए हो तो तुमने फिर से कल्टीवेशन शुरू कर दी और तुम एक ही दिन के अंदर इमोर्टल रैंप को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। लेकिन भुइया कहता है, नहीं आराम तो मुझसे नहीं हो सकता, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, पता है ना ये अगला वाला कंपटीशन नजदीक आ रहा है और कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वाला कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी। ऊपर से मिंग लॉन्ग भी मेरे पीछे पड़ा है तो उसको भी सबक सिखाना, तो उसके लिए पावर तो चाहिए होगी ना, इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके खुद की पावर को बढ़ाना है। तो फिर मैंग उससे यहाँ पे कहती है, अगर तुम्हें इतने जल्दी पावर बढ़ाना है तो मेरे पास एक अच्छी जगह, हम दोनों दूबी वैली जा सकते, जहाँ पे कल्टीवेशन से जुड़ी हुई कई सारी चीजें मिलती, जैसे कि स्पिरिट फ्रूट हो गए और इसी तरह की कई सारी चीजें जो तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए आगे चलकर काम आएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों दूबी वैली चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से दूबी वैली आ जाते हैं और वहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे काफी सारे लोग अपना सामान बेचने और खरीदने के लिए आए हुए थे। बैंक भी यहाँ से भुइया से कहती है, देखो आज तो लैंटर्न फेस्टिवल है, आज तो और भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो हम सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए। भुइया को तो बस इस बात की टेंशन थी कि कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी जिनकी मदद से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मुझे कम से कम 9th लेवल पे बॉडी रिफाइनमेंट के आज ही जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मैंग भी उसको यकीन दिला रही, यार टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा, तुम्हारा लग तो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है और अगर ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो हमें और भी अच्छी अच्छी चीजें कमाल की मिल सकती है। कि तभी वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे वो आपस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं,
देखो लैंटर्न फेस्टिवल क्वीन यहाँ पे बाहर आ गई, क्योंकि वहाँ पर बोट के ऊपर बैठी हुई एक लड़की आती हुई दिखाई देती, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो डांस करके सभी का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। और यही थी लैंटर्न फेस्टिवल की क्वीन। उसी को देखने के लिए यहाँ पे सारे लोग भीड़ जमा कर लेते हैं। ये इतनी ज्यादा सुंदर लड़की तो ये मेरी ही रानी बनेगी, मैं तो इसी को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वो जो सुंदर लड़की थी उसके पास आ जाती। वही बंदा को हमने कंपटीशन के दौरान भी देखा, जो सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसका नाम होता है मास्टर मूव। वो यहाँ पे आने के बाद उस लड़की से कहता है, बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें देखा, तुम्हें देख करना मेरी जो पुरानी की पुरानी भड़ास थी वो खत्म हो गई। इतना तड़पना पड़ता है तुमसे मिलने के लिए, और देखो आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से घुमाने ले जाऊंगा, हम लोग खूब मजे करेंगे। तो फिर वो लड़की कहती, मास्टर मूव ऑफर दे और मैं उसको इनकार कर दूं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं उनका ऑफर कभी भी इनकार नहीं कर सकती। तो वो दोनों यहाँ पे एक साथ घूमने के लिए जा चुके थे। बैंक यहाँ पे दूर खड़े हुए देखते हुए हैरान रहती है। देखो इस लड़की, अभी तो बातें शुरू हुई और अभी ये दोनों एक दूसरे के हाथ भी मिलाने लग गए। कहीं आज ही ये लोग और भी आगे ना बढ़ जाए, डर की लोग कहीं के, इनका तो यही काम और बाकी जिंदगी में किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। तो वो भैया से भी कहने लग जाती, भैया तुम ऐसे लोगों के साथ मत रह, वरना वो लोग भी तुम्हें डर की बना देंगे। इसके बाद वो भैया को यहाँ पे अलग अलग चीजें खरीदने के लिए ले जाती है। तो वहीं पे मिन लॉन्ग जो था वो अपने घर में बैठा हुआ था अपने अंकल के साथ, कि तभी वहाँ पे उसको एक बंदा आके खबर देता है, दुबू वैली के अंदर भैया आ चुका है। मैंने अपनी आंखों से दुबू वैली में भैया को घूमते हुए देखा। ये सुनकर जो मिन लॉन्ग था वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो खुश भी हो गया था। चलो अच्छी बात, लगता है भैया खुद ही चल के मेरे पास आ रहा है अपनी जान देने के लिए। तो उसके अंकल मिन लॉन्ग से कहते हैं, रुक जाओ, इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं, जब अच्छे से मौका मिलता हम भैया की जान लेंगे। लेकिन मिन लॉन्ग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है, जितने जल्दी मैं भैया को खत्म कर दूं मुझे बिल्कुल सुकून मिलेगा, और मुझे उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्द पावरफुल बन जाएगा और वो मेरी जान ले लेगा, इसलिए दुश्मन को पहले खत्म कर दे, बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। तो वहीं पर भैया और मैंग जो थे बाजार में आने के बाद कुछ चीज खरीद रहे होते हैं और उनको यहाँ पे एक स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी दिखाई देता है, जिसको वही मोटू बेच रहा, जो कि मैंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कुछ टाइम पहले। तो उसी की दुकान पर मैंग और भैया पहुँच चुके थे फ्रूट्स खरीदने के लिए, और वो उनको देख के घबरा जाता है और उनसे कहता है, देखो मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, आपको चाहिए क्या? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं कितना नसीब वाला जो कि आप लोग मेरे दुकान पे आए। और जब भैया उस फ्रूट्स को देख रहा होता है तो उसके अंदर से एक फ्रूट्स दिखाई देता है जो कि इंसान की शक्ल जैसा लग रहा है। तो फिर भैया कहता है, अरे यार ये कैसा फ्रूट्स, ऐसा लगता है कि किसी इंसान की शक्ल इसमें आ गई है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। मिंग लॉन्ग यहाँ पे किसी भी टाइम आता हो तो उसके पहले भैया को अपना ब्रेक थ्रू करना हो, और ये फ्रूट्स उसको परफेक्ट लग रहा है उसका ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। और यहाँ पे मिंग लॉन्ग जो रिचुअल फॉल्ट के अंदर से भैया से कहते, देख क्या रहे हो, उठा लो इस फ्रूट को, वो तुम्हारी शक्ल से मैच कर रहा है, क्या पता वो तुम्हारी पावर भी बढ़ाने में मदद कर दे, वो तो कोई भी कसर नहीं छोड़ती भैया का मजाक उड़ाने का। तो फिर भैया कहता है, मोटू ये फ्रूट मुझे दे दे, कितने का है ये फ्रूट? तो मोटू कहता है, ये फ्रूट, अरे बॉस मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ, आपके लिए तो पूरी दुकान ही फ्री है, आपको अगर पूरी दुकान चाहिए तो आप पूरी दुकान ही उठा लो, अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो आप मुझे मारोगे नहीं? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो फिर भैया कहता है, ज्यादा नौटंकी मत, जल्दी से बता इसकी कीमत क्या, और अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुझे और भी ज्यादा मारूंगा। उसके बाद ये सुनकर वो जो मोटू यहाँ पर घबरा जाता है और वो कहता है, अगर आपको इतने ज्यादा पैसे देने तो आप एक स्प्लिट स्टोन दे दें, उसके बदले में आप फ्रूट को रख सकते। जैसे मोटू यहाँ पे भैया को फ्रूट देने वाला था कि तभी वहाँ पे मिन लॉन्ग एंट्री मार लेता है, जो कि बड़े गुस्से के साथ यहाँ पे आया हुआ था। तो फिर भैया उससे कहता है, मिन लॉन्ग तुम पहुँच गए यहाँ पे तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुम फाइनली यहाँ पे आ तुम्हारे पुराने हिसाब पूरा करने के लिए। तो फिर मिन लॉन्ग कहता है, अरे मेरी जान मैं तो यहाँ पे किसी और काम के लिए आया हूँ, तू तो मुझे यहाँ पे ऐसे ही मिल गया, तुझे तो पता होना चाहिए दुबू वैली के जो गार्डियन वो एल्डर गोंगसन और दुबू वैली के अंदर जो भी बिना मतलब फाइट करता तो वो यहाँ पे आके उसको खूब मारता। मैं तो यहाँ पे तुझसे फाइट करने के लिए नहीं है, बस वो यहाँ पे भैया को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि भैया यहाँ पे पहले फाइट शुरू करे। तो फिर वो भैया से कहने लग जाता है, जो भी ज्यादा बोरी लगाता है उसी की वो चीज हो जाती है। मैं भैया स्पिरिचुअल फ्रूट्स खरीदना चाहता, मैं इसके 5 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार। तो मोटू हैरान रह गया और वो कहता है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही कीमत लगा दी, एक स्पिरिचुअल स्टोन भी भैया, तो मैं तुम्हें ये कैसे दूंगा? तो मिन लॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो मोटू से कहता है, तुझे ये मुझे देना ही पड़ेगा और तुम्हें जितनी भी कीमत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर
मैंग यहाँ पे खुरापाती दिमाग लगाता और वो कहती देखो जरा ये फ्रूट कितना ज्यादा कमाल का, 5 स्पिरिट स्टोन तो इसकी कीमत नहीं बनने वाली, कम से कम 50 स्पिरिट स्टोन तो इसकी कीमत होने वाली है। हम तो यहाँ 50 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये फ्रूट भुइया को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। ये उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकता है। तो फिर मिनलोंग समझ चुका था भुइया किसी भी हद तक जा सकता है इस फ्रूट को खरीदने के लिए, तो मुझे कैसे भी करके इस फ्रूट को खरीदना हो ताकि भुइया अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज ना कर सके। इसकी वजह से 50 की बजाय 60 स्पिरिट स्टोन कीमत लगा दे कि मैं 60 में ये फ्रूट खरीदने के लिए तैयार। मोटू तो हैरान रह गया, अरे वाह मैं तो एक ही कीमत लगा रहा और इसकी कीमत तो सीधा का सीधा 60 पे पहुंच गई। तो फिर भुइया कहता 60 भी ना मुझे कम ही लगता, मुझे लगता है ना कि ये अच्छा खासा ब्रेक थ्रू करवा दे, तो इसकी कीमत कम से कम 80 स्पिरिट स्टोन तो होनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलने वाला। मैं तो 80 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार। तो फिर मिनलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो वो यहाँ पे ना चाहते हुए भी 100 स्पिरिट स्टोन लगा दे उस मामूली से फ्रूट के, जिसकी असल में कीमत सिर्फ 1 ही स्पिरिट स्टोन थी। और ये होते साथ ही भुइया उससे कहता मास्टर सी मिनलोंग कांग्रेचुलेशन, आपने ये फ्रूट खरीद लिया, मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है ही नहीं, ये फ्रूट तो आपका हो, तो आप इसके मजे लो। मोटू तो ये सोच रहा क्या 100 स्पिरिट स्टोन तो कंडस जैसा रेलम के भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिल, उससे भी ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे, लेकिन ये तो मामूली स्पिरिट फ्रूट के बदले 100 स्पिरिट स्टोन पहुंच गए। तो मिनलोंग जो था उस फ्रूट को खरीदने के बाद भुइया से कहता है देख तुझे भी ये फ्रूट चाहिए था तो बता तू मुझे इसके बदले क्या दे सकता है, और तू जो भी देगा अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं तुझे फ्रूट दे सकता हूँ। तो भुइया कहता है अरे मैंने कब कहा मुझे ये फ्रूट चाहिए, इसकी शकल तो मुझसे मिलती है, अपनी शकल देखा और इस फ्रूट की शकल, इसकी शकल तुमसे मिलती है, तो तू इस फ्रूट को अपने पास ही रख ले। तो फिर मिनलोंग के दिमाग में आग लग चुकी, भुइया ने मुझे किस तरह से बेवकूफ बना, मुझे तो लगा था कि उसको ये फ्रूट चाहिए ही चाहिए, तो इसी वजह से मैंने इस फ्रूट की इतनी ज्यादा कीमत लगाया। मैं भुइया को नहीं छोड़ूंगा, मैं भुइया को नहीं छोड़े, मैं तब से इंतजार कर रहा कि ये मेरे ऊपर अटैक करे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो वो पूरे गुस्से के साथ अपना वेपन निकालता है और वो जा चुका था भुइया से फाइट करने के लिए, और ये देख के भुइया काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो उसके साथ अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन उसको यहाँ पर उस अटैक से कुछ चीज चाहिए अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए, और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और बाजार में आए हुए लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर मिनलोंग कंडस जैसा रेलम में होने के बावजूद भी भुइया के पीछे क्यों पड़ा है, जो कि अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे मौजूद नहीं है। 8 लेवल के बंदे से फाइट करके ये क्या साबित करना चाहता है। तो भुइया यहाँ पे भागते हुए मिनलोंग से कहता है तूने तो खुद तो अपना कीमत लगा ली, 100 स्पिरिट स्टोन, मैंने तुझे कब बोला था उतनी सारी कीमत लगाने के लिए, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर तुम मुझसे बदला ले रहा है। तो फिर मिनलोंग कह रहा था मैं 100 लगाऊं या फिर 1000 लगाऊं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ पे उकसाने की कोशिश कर रहा ताकि यहाँ पे फाइट शुरू हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो पहले फाइट शुरू करता है एल्डर गोक्सुन यहाँ पर आकर उसको ही सजा देते, लेकिन तूने मुझे मजबूर की अपने कदम उठाने के लिए, मैं तुझे नहीं छोड़ू, एल्डर गोक्सुन क्यों ना आ जाए यहाँ पर, लेकिन मैं तेरी जान ले लूंगा, और आज तू पूरी मौत मरने वाला है। इन लोगों की यहाँ पे फाइट हो ही रही थी, ये तभी बीच में एंट्री मार लेता जो मिनलोंग था उसका अंकल, वो यहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, और वो दोनों के दोनों एक साथ हो जाते और भुइया को मारने के लिए, और भुइया यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मिनलोंग के जो अंकल उनका कल्टीवेशन लेवल पता ही नहीं है कि वो कौन से लेवल पे है। तो मैं कहती है देखो यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो गई, एल्डर गोक्सुन क्यों नहीं आ रहा है इनकी फाइट रोकने के लिए, एल्डर गोक्सुन को आकर इस मिनलोंग को सबक सिखाना चाहिए। वो कहाँ जाकर बैठ गए, तो हम वहीं पर एल्डर गोक्सुन को देखते हैं जो दूसरे एल्डर के साथ अपना चेस खेल रहा है। उसको जैसे ही पता चलता है कि बाजार के अंदर फाइट हो रही है तो वो वहाँ फाइट को रोकने के लिए जाने की कोशिश करता, लेकिन दूसरा वाला एल्डर कहता है अरे यार वो सब गर्म खून के बच्चे, थोड़ी बहुत फाइट करना तो चलता है, चलो जाने दो उनको फाइट करने, चलो तुम आओ यहाँ हम लोग चेस को कंटिन्यू रखते हैं। एल्डर गोक्सुन रुकना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो कोशिश करते हुए उसको मना लेता, और ऐसा लग रहा कि दूसरे वाले एल्डर को भी मिनलोंग ने भेजा एल्डर गोक्सुन का ध्यान भटकाने के लिए। इस वजह से एल्डर गोक्सुन आया ही नहीं फाइट रोकने के लिए, और भुइया जैसे उनसे बचकर भागने की कोशिश करता कि तभी वहाँ पे उसका बंदर पहुँच जाता और वही स्प्रिट फ्रूट देते हुए कहता है तो और इसको खा लो, और भुइया ने जैसे उस फ्रूट को खाया उसको तो कुछ असर ही नहीं होता, और वो कहता अरे यार ये बेकार फ्रूट था, और ऐसा लग रहा कि मैंने मामूली सा फ्रूट खा ली जिसके अंदर कोई पावर नहीं, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझ रहा था लेकिन ये तो किसी काम का नहीं निकला। तो वहीं पे मिनलोंग का जो अंकल था वो बहुत ही खतरनाक ब्लेड की मदद से भुइया के ऊपर अटैक कर देता।
लेकिन भुइया अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बच चुका था। जैसे उसने स्टिक की मदद से प्लेट को उड़ाया था, वो प्लेट सीधा जाके लगने लग जाता उस मास्टर मुंह को, जो कि आराम से उस लड़की के साथ मजे कर रहा था। जिस चीज को देखकर मास्टर मुंह को गुस्से का ठिकाना नहीं रहा कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मैं इतने अच्छे से टाइम बिता रहा था अपनी बंदी के साथ। तभी बीच में बुढ़ा आकर सारा मजा खराब कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वो सीधा का सीधा बीच में आके खड़ा हो जाता। मिंगलोंग और उसके अंकल के। तो मिंगलोंग कहता है, मास्टर मुंह तू साइड हो, तेरा कोई मतलब नहीं दूसरों की फाइट में बीच में आने के लिए, वरना तू बहुत ही बुरा पिट जाएगा। मैं इज्जत से कह रहा हो जाए यहाँ। तो फिर मास्टर मुंह कह रहा था, अच्छा तो तू मुझे मास्टर भी कहते और मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करते हो, और अगर मास्टर कहा तो थोड़ी सी इज्जत भी कर लेते। लगता है तुम लोगों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि दूसरों से किस तरह से बातें की जाती, तभी तुम जैसे लोगों के दिमाग में अकल आएगी। तो मास्टर मुंह जो था वो यहाँ पे भुइया से कहता, भुइया तुम जाना चाहते हो ना, तो तुम यहाँ से भागो, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। तो भुइया जो था वो यहाँ से भाग निकलता। तो जो मिंगलोंग था उसके दिमाग में आग लग चुकी। मास्टर मुंह मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतना अच्छा मौका मिला था भुइया की जान लेने के लिए, लेकिन तूने सब खराब कर दी। मैं तुझे मार डालूं, उसके बाद जाऊं भुइया को मारने के। और ये चीज देखकर जो मास्टर मुंह था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। तो जैसे ही वो अटैक करने वाला था, सबसे पहले मिंगलोंग तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है, अपने अंकल को पीछे लगा देता है। मास्टर मुंह और मिंगलोंग का अंकल आपस में फाइट कर रहे थे और मिंगलोंग भाग चुका था भुइया के पीछे ताकि वो उसको मार सके। मास्टर मुंह और अंकल की बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही थी और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। मास्टर मुंह ने कम से कम एक बंदे को तो साइड की, वरना दोनों को दोनों पीछे पड़े थे भुइया। वो जो अंकल था वो यहाँ पे किसी तरह के बग का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी मदद से वो मास्टर मुंह के ऊपर अटैक करने वाला, लेकिन मास्टर मुंह अपने पंखे की वजह से ऐसा अटैक मारते हैं कि वो बग सीधा का सीधा जाके घुस चुका था अंकल के मुंह। और मास्टर मुंह कहते, इस तरह की घटिया और बचकानी हरकतें मेरे सामने करना ही नहीं। तुझे क्या लगा कि कीड़ा मेरे अंदर घुस जाए? लेकिन जैसे वो कीड़ा अंकल के अंदर घुसा था, वो पूरा हिप्नोटाइज होने लग जाता है। न जाने वो कैसा अजीब सा कीड़ा, और वो बहुत ही बुरी बुरी बातें करते हुए मास्टर मुंह की तरफ लग जाता है। भाई आप मेरे को गले लगा लीजिए। और ऐसा लग रहा था कि अंकल के अंदर बग जाने की वजह उनका जेंडर बदल गया, जिससे वो अंकल से आंटी बन गए। तो वहीं पे भुइया जो था वो अभी भी भाग रहा था और उसके पीछे जो मिंगलोंग होता वो उससे कह रहा था, तुझे पता है ना कि मैंने कुछ टाइम पहले अपना कंडेंसेशन लेवल ब्रेक थ्रू किया, तो तू अभी तक मेरे रेलम की बराबरी नहीं कर पाया और तू मुझसे काफी ज्यादा पीछे है। और तुझे क्या लगता है तू मेरे से इतना पीछे होने के बावजूद भी मुझे तू हरा देगा? कभी भी नहीं। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक भी लेवल आगे पीछे होने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आज तुझे बहुत मारूंगा। और वो अपनी पावर को यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है ताकि वो भुइया की जान ले सके। और भुइया यहाँ पे उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे वो अपने अटैक को रेडी कर रहा था कि तभी वो यहाँ पे असर दिखा जाता है। वो स्पिरिट फ्रूट जिसको खरीदने के लिए भुइया आया हुआ था, वो स्पिरिट फ्रूट जैसे ही एक्टिवेट होता है, उसकी सारी की सारी पावर भुइया के अंदर समा चुकी थी, जिस वजह से भुइया का ब्रेक थ्रू हो जाता है। और वो उसी टाइम पहुँच चुका था बॉडी रिफाइनमेंट 9th रन पर, और उसने यहाँ पे फाइट के दौरान अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर ली। इसी वजह से वो आसानी के साथ मिंगलोंग के सारे अटैक को रोक पा रहा था। और वो तो मिंगलोंग को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता। और मिंगलोंग ये चीज देखकर काफी ज्यादा भड़क चुका था। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है एक लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद तू मेरी बराबरी कर लेगा? अभी तू मुझसे 2 लेवल पीछे ही है। 2 लेवल बहुत ही ज्यादा होते, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। और वो भुइया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भुइया यहाँ पे अपने स्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब बहुत हो गया तुझसे भागना, मैं तुझे भगा भगा के मारूंगा। और वो अपने स्टिक की पावर को एक्टिवेट करते हुए जा चुका था मिंगलोंग से जबरदस्त फाइट करने के लिए। इस वजह से वो मिंगलोंग को बहुत ही मारता है, जिसकी वजह से मिंगलोंग की हालत खराब हो चुकी थी। और मिंगलोंग कहता है, तुझे क्या लगता है मैं इतने जल्दी हार गया? मैं अभी नहीं हारा हूँ, मैं तुझे अपनी खास टेक्निक दिखाता हूँ। तो वो किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से चारों तरफ और फैल चुका था। और वो यहाँ पे पूरे गुस्से के साथ भुइया की जान लेने वाला था। जैसे वो भुइया को यहाँ से जाके मार पाता कि तभी वहाँ पे उसका अंकल पहुँच जाता है और उसका पैर पकड़ते हुए कहता, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। आप कहाँ पे चली गई थी? मुझे आपका बहुत ही टाइम से इंतजार था। वक्त खाने की वजह से अंकल तो पागल ही हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भुइया वहाँ से भाग चुका था। और मिंगलोंग का दिमाग तो एकदम ज्यादा खराब हो जाता है। मैं तो यहाँ पे आया हुआ था भुइया को मारने के लिए, लेकिन अंकल ने तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे भुइया, जहाँ तुझे जाना है तू भाग के जा। जिस दिन तू मेरे हाथ में आएगा मैं तुझे काट के रख दूंगा। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया जो था वो मैंग के साथ दुबू वैली के अंदर आ चुका था ताकि वो कल्टीवेशन से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी चीजें खरीद सके। लेकिन तभी ये बात मिन लॉन्ग को पता चल जाती है कि भुइया यहाँ पर आया हुआ है, जिस वजह से वो अपने अंकल के साथ जाकर भुइया से फाइट करने लगता है ताकि वो यहाँ पे भुइया की जान ले सके। और उनके बीच में एक बहुत ही घमासान बैटल हो जाता है। तो भुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिन लॉन्ग और उसके अंकल को बहुत मारता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन मिन लॉन्ग यहाँ पे रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो कैसे भी करके यहाँ पे भुइया की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नाकाम ही रहता है और भुइया वहाँ से जा चुका था, जिस वजह से मिन लॉन्ग डिसाइड करता है कि वो जहाँ पे भुइया को देखेगा वहीं पे उसका खेल खत्म कर देगा। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया और बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पे सभी लोग उस कीड़े को देख रहे होते, जो कीड़ा मिन लॉन्ग के अंकल के अंदर चला गया था। वो एकदम पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दिया था। कीड़े को चेक करने के बाद सभी लोग कहते हैं ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यह ना फैंटम बम है, जिसके बारे में हमने पहले से सुन रखा है, लेकिन इसको दूसरे सेक्ट के मास्टर ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और दुनिया से गायब हो चुका था ये फैंटम बम। लेकिन अभी यहाँ पे कैसे आना शुरू हो गया, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है और अगर जिसको भी वो पोजेस कर ले वो इंसान पागल ही हो जाता है। हमें इसका पता लगाना होगा कि आखिरकार ये मिन लॉन्ग के अंकल के पास आया कैसे, और अगर उनके पास और ज्यादा होता है ना तो वो लोग काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो फिर भुइया यहाँ पे कह रहा होता है जब मैं बीस्ट से फाइट करने के लिए गया था कि वहाँ पे मुझे एक अजीब सी बोतल मिली जिसके अंदर अजीब तरह का लिक्विड, और हो सकता है ये फैंटम बग के रिलेटेड होंगे और वहीं पे फैंटम बग पाए जाते होंगे। इसके बाद यानली जो होती है वो मास्टर से कह रही होती है एक काम करो, तुम जाओ इस बोतल इस बग का अच्छे से पता लगाओ ताकि हम लोग पता कर सके ये बग कहाँ पे छुपा कर रखे गए हैं। जिस पर वो जो मास्टर होता है वो मान चुका था। तो मैंग मास्टर मुँह से कहती अरे मास्टर मुँह, आपके साथ वो जो दोनों लड़कियाँ रहती थी ना पंखा हिलाते हुए, वो तो दुबू वैली के अंदर ही रह गए, क्या आप उन्हें बचाने नहीं जाओगे? उनको तो खतरा भी हो सकता है ना। तो फिर मास्टर मुँह कहता है अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया उन लड़कियों के बारे में। तो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है उन लड़कियों के पास। फिर इसके बाद यानली जो होती है वो उन लड़कियों से कहने लग जाती है भैया तुमको पता है ना सेक्ट के अंदर नेशन इंस्पेक्टर का कंपटीशन शुरू होने वाला है और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा वो सेक्ट का नेशन इंस्पेक्टर हो जाएगा। तुम्हें बताया गया है कि नेशन इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, लेकिन शायद जो कंपटीशन जीतेगा तो उसके बाद ही हमें बताया जाएगा। तो फिर यानली कहती है भैया तुम्हें साइड हो जाना चाहिए और तुम अपने आप को छुपा कर रखो क्योंकि मिन लॉन्ग उस कंपटीशन में जाने वाला है और जब भी वो तुम्हें देखेगा अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन भैया कहता है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही तैयारी की उस कंपटीशन को जीतने की। अब मेरे सामने चाहे कोई क्यों ना जाए मैं वो कंपटीशन जीत के रहूंगा। जिसके बाद हमें उस कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कंपटीशन अब स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पे वो जो मैंग होती है वो बैठी होती है लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देखो तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला, लेकिन सुप्रीम प्रोटेक्टर जो है जो कि इस कंपटीशन को करवाएगी, जो यहाँ की जज बनेगी, वो अभी तक यहाँ पे आई ही नहीं। इतनी लेजी लड़की, लेकिन उसके इतना कहते ही वहाँ पर जो सुप्रीम प्रोटेक्टर थी वहाँ पे आने लग जाती है। वो बिल्कुल रैम्बो पे सवार होकर यहाँ पे अपनी एंट्री मारती है, जिसको देखकर वहाँ पे सारे के सारे लोग उसको ग्रीट करते हुए रिस्पेक्ट पेश करने लगते हैं। और उसके आते साथ ही यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी जाती है और एल्डर जो होते हैं वो यहाँ पे सब डिसेबल को रूल बताने लग जाते हैं। ये कंपटीशन तो नेशन इंस्पेक्टर का और कंपटीशन के रूल ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन रूल में सबसे मेन चीज ये है अगर तुम्हारे सामने वाला भी अपनी हार मान लेता है ना तो तुम्हें अपनी लड़ाई को रोकना पड़ेगा। तुम सामने वाले के हारने के बाद जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो इसके हिसाब तो उसके लाइफ टाइम के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसे सेक्ट से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर वो आगे कभी कंपटीशन नहीं कर सकता और उसकी यही सजा होगी। इसीलिए ईमानदारी से यहाँ पे फाइट करना और एक के बाद एक करते हुए फाइट होते जाएगी और फिर आखिरी में बचे हुए जिसने सभी को हराया है वही इस कंपटीशन का विनर होगा। और फिर एक के बाद एक करके जो डिसेबल होते हैं वो सभी बैटल अरीना के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आए हुए थे तो एक बंदा आने के बाद वहाँ पे सभी से कहता है मैं काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा और मैं इसी मौके के तलाश में था और मैं सारे के सारे लोगों को चैलेंज करना चाहता, आओ और मुझसे फाइट करके दिखा। और
कोई भी मुझे यहाँ पे निराश नहीं करेगा। और यहाँ पे जो बाकी सारे और डिसेबल थे वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते उस बंदे से लड़ने के लिए, लेकिन वो बंदा एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे डिसेबल को वहाँ से उड़ा के दूर फेंक रहा था। और नॉर्मल डिसेबल तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन भुइया तो यहाँ पे अभी तक बैटल अरीना के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तो फिर मैंग कह रही होती है, यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो अभी तो बैटल स्टार्ट हो गया। पर भुइया कहता है, नहीं, जब भी मौका मिले ना तो कल्टीवेशन कर लेना चाहिए, बिल्कुल एक वार्म अप की तरह होता है, इसके बाद फाइट करने में मजा आता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मिंग लोंग था वो भी इन लोगों में आके बैठा हुआ था और अभी वो यहाँ पे बैटल अरीना के अंदर नहीं जाता, उसको तो बस इंतजार था भुइया को अंदर आने का, उसके बाद ही वो उससे लड़ने के लिए जाएगा। भुइया वहाँ पे बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। भुइया उस बंदे को एक ही हाथ से उड़ा के दूर फेंक देता है। बस अब यहाँ पे भुइया का कंपटीशन पूरा हुआ, अब चला जाता है बैटल अरीना के अंदर उतरने के लिए ताकि सभी को मजा चखा सके। और वो जो बंदा था जो सभी को चैलेंज कर रहा था वो भुइया से कहने लग जाता है, देखो अगर अपने हाथ पैर तुम्हें अपने सही सलामत चाहिए और अपने 2 पैरों से तू यहाँ से रिटर्न जाना चाहता है ना, तो यहाँ पर फाइट को छोड़ दे और अपनी हार मान के चला जा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से मारूंगा नहीं तो। वो अपना वर्ड पूरा ही क्या कर पाती, तभी भुइया एक ही घसीट के उस पंच के मार देता है कि उस बंदे की तो हालत ही खराब हो गई और एक ही पंच के अंदर वो बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका था। भुइया वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो एक के बाद एक करते हुए जितने भी लोग उससे फाइट करने के लिए आ रहे थे उन सभी को मार मार कर बैटल अरीना के बाहर फेंके जा रहा होता है और कोई भी उसके सामने टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। और सभी लोग कहने लग जाते, देख रहे हो ना इस भुइया, ये बहुत ही खतरनाक है, कंडेंसेशन रेलम के नीचे के जितने भी बंदे हैं ना कोई भी भुइया का मुकाबला कर ही नहीं सकता। कंडेंसेशन रेलम या फिर उसके ऊपर के बंदे चाहिए इससे मुकाबला करने के लिए, वरना ये तो सभी को चुटकियां बजाते हुए हरा सकता है, ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है। ये सुनकर जो मिंग लोंग था उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने 4 साथियों को एक साथ भेज देता है भुइया से फाइट करने के लिए। भुइया बेचारा अकेला और उसके सामने 4 बंदे जिसको भुइया को हराना पड़ेगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए, जो देखकर भुइया भी हैरान होता है। जो मैंग थी वो वहाँ पे एल्डर से कह रही होती, ये क्या है, ये तो चीटिंग है, ऐसा रूल में कहाँ लिखा, ये एक बंदे के साथ 4 बंदे फाइट करने के लिए जाएंगे, नहीं ये फाइट यहाँ पे नहीं हो, किसको अभी यहाँ पे रोकना हो। लेकिन तभी सुप्रीम प्रोटेक्टर जो थी यहाँ पे वो रोकने के लिए तैयार ही नहीं, वो परमिशन देती है कि ये फाइट इसी तरह से कंटिन्यू हो। तो अब यहाँ पे वो चारों के चारों बंदे भुइया से लड़ने के लिए तैयार। भुइया बेचारा यहाँ पे अकेला होता, लेकिन तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर भी उसको पता था कि वो कैसे भी करके उन चारों को हरा सकता है। तो भुइया यहाँ पे आराम से खड़ा होता, वो जैसे अपना पैर जमीन पे मारता है कि वो चारों के चारों बंदे उड़कर दूर फेंका चुके थे, लेकिन वो बंदे इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वो दोबारा से अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए अपने वेपन की मदद से भुइया से फाइट करना शुरू कर देते, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो। वो लोग जितना भी अटैक क्यों न कर ले, भुइया उनके अटैक का जवाबी हमला कर रहा था। जब वो अपनी स्टिक को जमीन पे मारता है कि वहाँ पे ऐसा धमाका होता है, उस धमाके में 2-3 लोग तो ऐसे बैटल अरीना के बाहर फेंका चुके थे, जिस वजह से वो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जो बंदे अंदर बच चुके थे भुइया उनको मार मार कर मजा चखा ही रहा था और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए जितने भी बंदे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे उन सभी को भुइया यहाँ पे हरा चुका था और सभी के सभी को बैटल अरीना के बाहर फेंक देता है। और लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचा हुआ कि भुइया अपनी स्टिक फेंक के मारता है, वो बंदा भी बैटल अरीना से बाहर निकल के जा चुका था और भुइया पूरे स्टाइल के साथ और बड़े एटीट्यूड के साथ बैटल अरीना के अंदर खड़ा कि मैं यहाँ पे सभी को हरा चुका, तो इसका मतलब है मैं कंपटीशन को जीत चुका। और सारे के सारे लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि भुइया ने फाइनली ये कंपटीशन जीत ली। हमें तो यही उम्मीद थी भुइया इस कंपटीशन को जीते। और फिर जो एल्डर थे वो भुइया को कांग्रेचुलेशन विश करना शुरू कर देते, भुइया तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुम सेक्ट के नेशन इंस्पेक्टर बन चुके हो, तुमने इस कंपटीशन को आसानी से जीत ली। लेकिन वो जो मिंग लोंग जब वो सुनता है तो उसके दिमाग में आग लग जाती, वो यहाँ पे गुस्से में कहने लग जाता, कंडेंसेशन रेलम भी ब्रेक थ्रू नहीं किए तो कितना कमजोर बॉडी रिफाइनमेंट का बंदा नेशन इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है, कम से कम कंडेंसेशन रेलम या फिर उससे ऊपर ही होना चाहिए था, ये इसका दावेदार नहीं है, ये नेशन इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं। तो फिर एल्डर उससे कहते हैं रूल के हिसाब से लिखा हुआ कि अगर कोई बंदा इतने लोग पार्टिसिपेट किए तो कंपटीशन में सबको हरा दे तो वो नेशन इंस्पेक्टर बन सकता है। और भुइया ने ये काम करके दिखा, इसलिए कोई भी भुइया के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता और वो
वो यहाँ पे इस कंपटीशन बड़े शान से जीत चुका है और अगर किसी को आपत्ति है तो मैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो दूसरा एल्डर होता है जो कि सुप्रीम प्रोटेक्टर के साथ आया हुआ था, वो यहाँ पे कहने लग जाता है, एल्डर जरा सुनिए तो आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से भुइया के डिस्परेट हो चुके हैं भुइया को नया नेशन इंस्पेक्टर बनाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मिनलोंग ने जो कहा ना वो बिल्कुल सच था। जब भुइया अभी अपने कंडेंसेशन रेलम को ब्रेक थ्रू नहीं किया और अगर इतने लो लेवल के बंदे नेशन इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो हमारे सेक्ट की रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी। और जो भी अगर बाहर का बंदा इसको देखे तो वो तो यही कहेगा देखो लो लेवल के बंदे को इन्होंने जहाँ पे नेशन इंस्पेक्टर बना के रखा है, इससे सेक्ट की बेइज्जती हो सकती है, सेक्ट का नाम खराब हो सकता है। मैं तो यहाँ पे भुइया को वोट नहीं दूंगा उसे नेशन इंस्पेक्टर बनाने के लिए। और ये सुनकर दूसरे वाले एल्डर भड़क चुके थे। उन दोनों के बीच एकदम गर्म माहौल बन जाता है, मानो कि दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाएंगे भुइया को नेशन इंस्पेक्टर बनाने के लिए और दूसरा उसको वहाँ पे नेशन इंस्पेक्टर नहीं बनाने के लिए। लेकिन तभी सुप्रीम प्रोटेक्टर जो होती है वो यहाँ पे मिनलोंग से कहने लग जाती है, मैंने सुना है कि तुमने अभी काफी ज्यादा मेहनत की और अपने कंडेंसेशन रेलम के सेकंड लेवल को भी ब्रेक थ्रू किया, तो मैं भी देखना चाहती कि तुमने कितना प्रोग्रेस हासिल किया और तुम्हारी पावर क्या है। जाओ जरा बैटल अरीना के अंदर भुइया से फाइट करो, तुम दोनों की फाइट में जो भी जीतेगा ना वो बनेगा नया नेशन इंस्पेक्टर। तो फिर भुइया कहता है आज ये बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा कहा और मैं भी चाहता हूँ ऐसा ही हो। तो फिर मिनलोंग कहता है मैं भी चाहता हूँ भुइया को उसकी औकात दिखाने के। इसके बाद मिनलोंग जो था वो पूरे गुस्से के साथ बैटल अरीना के अंदर आके खड़ा हो चुका था और वो यहाँ पे आने के बाद भुइया से कह रहा था, भुइया तू तो दूबी वैली के अंदर अपनी जान बचा के भाग गया था, लेकिन नहीं इस बार मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगा और तू यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा, आज मेरी स्वर्ण तुझे निकल जाएगी, मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर कितना जिगरा जिससे तू मुझे आज यहाँ पे हरा पाएगा। तो फिर भुइया कहता है देख तू यहाँ पे फाइट करने के लिए आया ना तो तू मुझसे फाइट कर, अपना तू ज्यादा मुँह मत चलाया और मुँह चलाने वाले से मुझे सख्त नफरत, आजा फाइट कर, बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। तो जिस वजह से मिनलोंग गुस्सा हो चुका और वो वहाँ पे अपनी स्वर्ण लिए हुए भुइया के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और भुइया जो था वो यहाँ पे अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मिनलोंग के साथ फाइट कर रहा था और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक किए जा रहे थे। तो मिनलोंग जो था वो यहाँ पे अपने स्वर्ण के अंदर से थंडर पावर को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता क्योंकि वो थंडर टेक्निक ज्यादातर कल्टीवेट किया करता है। जैसे उसने किया था कि उसके स्वर्ण के अंदर से बिजलियां निकलने लगती और आसपास का पूरा माहौल एकदम ज्यादा बदल चुका और वो एकदम भयानक अटैक तैयार कर रहा होता है भुइया के ऊपर करने के लिए। जैसे वो अटैक भुइया के ऊपर लगा था कि भुइया यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक को रोकना उतना आसान काम नहीं था। वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे मिनलोंग भुइया से कहता है तुझे तो शुक्र मानना चाहिए, तू पिछली बार मेरे हाथों से बच के भाग चुका, कम से कम तुझे एक दिन तो और भी जिंदा रहने का मौका मिल चुका, वरना अफसोस होता कि तुम उसी टाइम वहाँ पे बुरी मौत मारा गया होता। तुझे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन अब बस बहुत हो, मैं तुझे और भी ज्यादा मौके नहीं देने वाला जिंदा बचने के लिए, कहीं तू मेरे पीछे ही ना पड़ जाए, इसीलिए मैं आज ही फाइनल कर लूंगा और आज ही तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर भुइया को गुस्सा आ चुका था, वो सीधा यहाँ स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे जैसे उसने अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट किया था मिनलोंग का जो थंडर अटैक था वो यहाँ पे खत्म होने लग जाता है और भुइया ने एक ही घसीट अपने स्टिक से क्या मार दिया था उस मिनलोंग को कि मिनलोंग की हालत खराब हो चुकी थी और उसके सारे अटैक वहाँ पे खत्म हो चुके थे। जो देखकर सारे के सारे लोगों को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उनको लग रहा था कि भुइया ने कंपटीशन जीत ली, वो नेशन इंस्पेक्टर बन चुका। देखो किस तरह से बैटल अरीना के अंदर मिनलोंग की हार हुई और सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके, लेकिन ये उनकी बहुत जल्दी वाली खुशी क्योंकि मिनलोंग अभी तक हारा नहीं था। वो यहाँ पे दोबारा से हिम्मत करके खड़ा हो जाता और वो खड़ा होके कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा और इतने जमाने से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था कि मुझे भुइया को मारने का मौका मिला और मैं इतनी जल्दी मर जाऊं। मैं तो आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे सबसे अपनी खतरनाक वाली टेक्निक दिखाता हूँ जिसको देख कर तू पागल हो जाए। इसके बाद वो जो मिनलोंग वो थंडर डिपोजिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता तो इस वजह से वो थंडर डीमन बन जाए और जैसे जैसे वहाँ पे वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करा कि उसके चारों बहुत ही भयानक थंडर पावर इकट्ठा हो जाती है और उसका पूरा शरीर बदलने लग गया। जहाँ पे पहले वो एक नॉर्मल डिसेबल जैसा दिखता था और अब नहीं, वो अब एकदम भयानक और अजीब सा शैतान
शैतान जैसा दिख रहा था। इसके अंदर से पूरी थंडर की पावर उसके नसों से बाहर निकल कर आ रही, मानो कि उसके शरीर में नसें नहीं बल्कि थंडर दौड़ रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो लोग हैरान हो जाते हैं, ये किस तरह की डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये रूल के खिलाफ नहीं है क्या? और इस तरह की डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल थोड़ी ना किया जाता। चार्ली जो होती है यहाँ पे सवाल उठाना स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल गलत है मिंगलोंग, तुमने डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि हमारे रूल के खिलाफ, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो डिस्क्वालीफाई होता इस राउंड से। लेकिन जो यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्टर थी वो यहाँ पे बुइया के खिलाफ थी, वो यहाँ पे मिंगलोंग को बचाते हुए चार्ली के ऊपर ही अटैक कर देती। तो चुपचाप बैठी रहे, जो बैटल हो रहा है ना उसे होने दे, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। साफ पता चल रहा कि वो मिंगलोंग का सपोर्ट कर रही, जिस चीज से मिंगलोंग काफी ज्यादा खुश होता। उसके बाद उसको मौका मिल चुका था वहाँ पे आराम से बुइया की जान लेने का, और वो यहाँ पे बुइया से कह रहा था बुइया अगर तुझे मार दूं ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने डीमन टेक्निक का इस्तेमाल किया, और लोगों को तो तेरी लाश से मतलब, क्योंकि मैं आज ही दुनिया को देने वाला, आज तू मरेगा, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और दुनिया की कोई भी ताकत आज तुझे नहीं बचा पाएगी। और बुइया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता कि अजीब सा शैतान कैसे बन गया, और इतनी खतरनाक थंडर टेक्निक इसने कब सीखी। वो यहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने अटैक का इस्तेमाल करते मिंगलोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक कि बुइया की स्टिक भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी। वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे अपचन और यंग एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुका ताकि वो मिंगलोंग के साथ फाइट कर सके। तो फिर मिंगलोंग जो अपनी स्वर्ण की मदद से ड्रैगन की स्पिरिट को वहाँ पे काट के खत्म कर देता है। इस वजह से बुइया का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका। तो फिर मिंगलोंग कहता है वाह कितनी बढ़िया ड्रैगन स्पिरिट थी, और देखा ना मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, मैंने कितनी आसानी से तेरी ड्रैगन स्पिरिट को खत्म कर दी, और अब उसी तरह से तेरी बारी, और मैं तुझे इतनी आसानी से जान से मार दूंगा, और अब तू मरने के लिए तैयार हो। जिसके बाद वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक से भी खतरनाक थंडर वाले अटैक बुइया के ऊपर करना शुरू कर देता, और बुइया अपनी पूरी जान लगा रहा था इस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो अटैक ढंग से रोक ही नहीं पा रहा था। और अगर कुछ टाइम तक ये अटैक यहाँ पे चले तो हो सकता है कि बुइया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती और उसकी हिम्मत यहाँ पे जवाब देने लगती। किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी इस फाइट में, वरना ये तो यहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठे। बुइया को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखता भी लोग बीच में आ जाते, बुइया तुम तो ठीक तो हो ना, और अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम ये बैटल छोड़ सकते। लेकिन बुइया यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं था, वो कैसे भी करके यहाँ पे मिंगलोंग को हराना चाहता। तो इस चीज को देख मिंगलोंग जो थी वो बुइया से कहने लग जाती है बुइया तुम फिर से फंस गए ना किसी मुसीबत, देखो मुझे फिर से तुम्हारी मदद करनी होगी, और मेरी मदद के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मान लो मेरी बात। तो फिर वो यहाँ पे बुइया को अपनी पावर ट्रांसफर करना शुरू कर देती, जिस वजह से बुइया पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा था, और वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता, और ऐसा लग रहा था कि वो मंकी किंग में बदल चुका है। क्या ही कमाल का, क्या ही बैडस वाला लुक उसका दिखाई दे रहा था, और उसके ट्रांसफॉर्म होते साथ वो जो मिंगलोंग था वो उसकी ऑरा से ही उड़कर दूर फेंका जाता, उसकी हालत खराब हो जाती। उसको तो यकीन ही नहीं होता ये बुइया अचानक भी इतना ज्यादा भयंकर कैसे बन गया, ये इंसान से शैतान कैसे बन चुका है, और इतनी पावरफुल टेक्निक इसके पास आई तो आई कैसे। और इसके बाद वो यहाँ पे आराम से मिंगलोंग के पास आता है और अपनी स्टिक को दिखाते हुए कहता है क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, अब तू डर गया, आ जाना मुझे मारने के लिए। तो फिर बुइया कहता है मैं तुझे आज जान से मार डालूं। इसके बाद बुइया यहाँ पे अपनी पावर को इस्तेमाल करते उस मिंगलोंग को मारने की कोशिश करता है। वो मिंगलोंग को यहाँ पे जान से मार पाया या फिर नहीं मार पाया इसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।